क्लास 11th के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। मज़े के साथ साथ बेटा कुछ थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लें। और देख रहे हैं क्लास 11 के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एक्टिव अभी नहीं है। एक्टिव हो जाओ बेटा, क्योंकि हमें तैयारी इसी प्रकार से करनी है। और आशा ये करते हैं कि बहुत जल्द स्कूल खुलेंगे, आपसे मुलाकात होगी, तब हम और इन्जॉय के साथ इसको पढ़ने का कार्य करेंगे। तो अभी तक हमारा कल जो नियम हो गया था, रासायनिक संयोजन के नियम हम पढ़ रहे थे, उसमें बेटा जो सबसे पहला हमने नियम पढ़ा था द्रव्य की अविनाशिता के नियम के बारे में पढ़ा था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। द्रव्य की अविनाशिता के नियम में आपने पढ़ा था कि द्रव्य जो होता है वह प्रमुख रूप से अविनाशी होता है, ना उसको उत्पन्न किया जा सकता है ना उसको नष्ट किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक का पाया जाने वाला द्रव्यमान होता है वही प्रमुख रूप से पाए जाने वाले उसके उत्पाद, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के मान कैसे होता है, बराबर। अर्थात जितना हम अभिक्रिया में प्रमुख रूप से पदार्थ को लेते हैं उतना ही प्रमुख रूप से मात्रा हमें प्रमुख रूप से कहाँ पे प्राप्त हो जाती है, वह प्रमुख रूप से हम पाई जाने वाली मात्रा जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होने का कार्य करती है। अर्थात दोनों तरफ प्रमुख रूप से रासायनिक अभिक्रिया में जो पाए जाने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है कैसी होती है, बराबर होती है। इसी नियम को हम द्रव्य की अविनाशिता के नियम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आपने लैंडलॉर्ड के द्वारा प्रमुख रूप से इस नियम को समझा भी था। आपने दो प्रोसेस प्रमुख रूप से कराई थी। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जो थी वह सोडियम क्लोराइड के साथ आपने कराने का कार्य किया था। तो इस प्रकार से आपने प्रमुख रूप से देखा था कि दोनों की मात्रा कैसी आई थी, हमारी बराबर आई थी। अगला नियम हम स्टार्ट कर रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक जे.एल. प्राउस्ट ने, किसने किया था, जे.एल. प्राउस्ट ने 1779 ईस्वी में किया था। जिसके अनुसार यह माना जाता है प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी विधि के द्वारा प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहने का कार्य करते हैं। अर्थात एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भार अनुपात में संयुक्त रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मतलब स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि आप प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसी भी यौगिक को आप लेने का कार्य करिए, उस यौगिक में जो पाए जाने वाले प्रमुख रूप से जो तत्व उपस्थित रहने का कार्य करेंगे वह एक निश्चित अनुपात के रूप में उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इन्होंने बात की जल। जल में प्रमुख रूप से H2O है। जल का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो जल में प्रमुख रूप से क्या क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। इसे किसी भी स्रोत के द्वारा प्राप्त करिए, चाहे प्रमुख रूप से बर्फ के रूप में प्राप्त करिए, चाहे जलवाष्प के रूप में प्राप्त करिए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव कैसा होता है, 1:8 होता है। कैसे निकालते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, मैंने आपको बताया था। हमें इनके परमाणु क्रमांक के बारे में प्रमुख रूप से याद रखने का कार्य करना है, सॉरी परमाणु भार के बारे में याद रखने का कार्य करना है। समझना परमाणु भार को कैसे, हम हाइड्रोजन में स्थिर अनुपात के नियम के बारे जल के अंतर्गत प्रमुख रूप से बात करेंगे, है ना। तो देखो बेटा, हाइड्रोजन का प्रमुख रूप से पाया जाने वाला परमाणु भार जो होता है, हाइड्रोजन का प्रमुख रूप से पाया जाने वाला परमाणु भार 1 पॉइंट के आसपास माना जाता है। लेकिन हम इसको एक सीधी सी डिजिट में मान लेते हैं कि इसका परमाणु भार कितना होगा, 1। ऑक्सीजन का प्रमुख रूप से पाया जाने वाला परमाणु भार क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रमुख रूप से परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है कि नहीं। तो रखो जरा सूत्र में रखो इनके मान। तो रखोगे तो 2 इनटू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और प्रमुख रूप से अनुपात है तो उसको हम क्या में लिख देते हैं, अनुपात को प्लस में लिखा जा सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16। तो 2 एकम 2, 2 प्लस में क्या आ जाएगा, 16। अगर इसको हम अनुपात मान लें, 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 16। इसको भी अनुपात मान लो, प्लस में मान लो, 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 16। सॉल्व करो तो 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, कितना आ गया, 1:8। अर्थात पाए जाने वाली प्रमुख रूप से आप हाइड्रोजन की जगह पर क्या लिखे हो, 1, और ऑक्सीजन की जगह आप प्रमुख रूप से क्या लिखे हो, पाए जाने वाले 8 को लिखे हो। तो स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि आप पाए जाने वाले पदार्थ को किसी भी स्रोत से आप प्राप्त करने का कार्य करिए, उसमें जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होंगे उन पदार्थों के अंतर्गत पाए जाने वाले तत्वों का अनुपात सदैव प्रमुख रूप से कैसा होता है, स्थिर होता है। जैसे जल को लिया, चाहे बर्फ से प्राप्त करिए, चाहे समुद्र से प्राप्त करिए, चाहे नदियों से प्राप्त करिए, चाहे भाप के रूप में प्राप्त करिए, उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव कैसा होगा, स्थिर होगा। इसी नियम को हम स्थिर अनुपात के नियम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 1 नंबर में आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, भैया बताओ हाइड्रोजन और जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, जो कितना होता है, 1:8 होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना बेटा। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट नियम पे आओ। अगला नियम हमारे पास प्रमुख रूप से है गुणित अनुपात का नियम। किसका नियम है, गुणित अनुपात का नियम। स्लाइड ऊपर करने थोड़ा सा देखिए, गुणित अनुपात का नियम हमारे पास लिखा हुआ है। गुणित अनुपात के नियम के बारे में जब बात आती है, लिखा है, इस नियम को इंग्लिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने सन 1803 ईस्वी में प्रस्तुत करने का कार्य किया। इसके पश्चात वैज्ञानिक बर्जीलियस ने इसकी पुष्टि की। प्रस्तुत किसने किया था गुणित अनुपात का नियम, जॉन डाल्टन ने। इसकी पुष्टि किसने करने का कार्य किया, बर्जीलियस ने इसकी पुष्टि करने का कार्य किया। इस नियम के अनुसार क्या माना जाता है
यह माना जाता है जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक के निर्माण का कार्य करते हैं। जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग कर एक से अधिक यौगिक के निर्माण का कार्य करते हैं, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणक अनुपात क्या होता है, पाया जाता है। मतलब कोई एक तत्व है वह प्रमुख रूप से आपस में पारस्परिक रासायनिक संयोग की क्रिया जब करेगा और एक या एक से अधिक यौगिक के निर्माण का कार्य करेगा, तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणक अनुपात क्या होता है, पाया जाता है। जैसे हम प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को लेने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देखिए समझना, इसको समझो, हम गुणित अनुपात के नियम को निकालने का कार्य कर रहे हैं, समझना ठीक। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO है ना, इसमें अनुपात निकालो, कार्बन अनुपात ऑक्सीजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कार्बन का प्रमुख रूप से परमाणु भार कितना, 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, 12 अनुपात 16। कार्बन डाइऑक्साइड में निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो जरा, कार्बन में कार्बन जो पाते हो 12%, ऑक्सीजन 16 परमाणु भार, गुणा में क्या लिखा है, क्या हो जाएगा, 12 अनुपात 32 हो जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे कार्बन का जो अनुपात है वह दोनों तत्वों के अंतर्गत, दोनों यौगिकों के अंतर्गत कैसा है, समान है कि नहीं है। अब यहाँ पे प्रमुख रूप से पाए जाने वाले इनकी तुलना करने का कार्य करिए, ऑक्सीजन की तुलना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का अनुपात प्रमुख रूप से कितना है, 16, और पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 32। निकालो क्या आ जाएगा, 1 अनुपात, एक निश्चित अनुपात के रूप में निकलने का कार्य कर रहा। मतलब आप प्रमुख रूप से पाई जाने वाली स्थिर अनुपात का नियम, आप गुणित अनुपात का नियम ये कहता है कि जब पाया जाने वाला कोई एक तत्व एक या एक से अधिक यौगिक के निर्माण का कार्य करता है, तो पाए जाने वाले प्रमुख रूप से किसी एक तत्व का जो पाया जाने वाला प्रमुख रूप से अनुपात होगा, एक तत्व का पाए जाने वाला अनुपात यदि स्थिर है, तो पाए जाने वाले उसके द्वारा बनने वाले अन्य यौगिकों के जो तत्व हैं उनका भी अनुपात एक सरल गुणित अनुपात के अंतर्गत उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। इसी अनुपात को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले सरल गुणित अनुपात के नियम के नाम से बेटा क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए सरल गुणित अनुपात में लिखा है, गुणित अनुपात के नियम में इस नियम को इंग्लिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने प्रमुख रूप से प्रस्तुत करने का क्या किया, कार्य किया। इसके पश्चात वैज्ञानिक बर्जीलियस ने इसकी पुष्टि की। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करते हैं, तो देखो किसने क्रिया की थी, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की। तो क्या क्या निर्माण किया, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग की क्रिया करके एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देखो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण का क्या किया, कार्य किया। तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से, तो देखो कार्बन दोनों यौगिकों में कार्बन का द्रव्यमान कैसा था भैया, समान था। कितना था, 12 था। तो दूसरे एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्वों के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात क्या होता है, पाया जाता है। तो दोनों के ऑक्सीजन में क्या था, एक अनुपात निकल के आया था 1:2 का। उदाहरण देख लो, जैसे लिखा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो 2 ऑक्साइड के निर्माण का कार्य करता है, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 12:16 होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 12:32। अतः कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का परस्पर अनुपात 16 अनुपात कितना होगा, 32, अर्थात कितना होगा, 1:2। अतः यह एक सरल गुणित अनुपात के रूप में उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। मतलब कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन होती है वह एक सरल गुणित अनुपात में उपस्थित रहने का क्या करेगी, कार्य करेगी। कितना अनुपात है इसका, 1:2 है। 2 अलग अलग यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो पाए जाने वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन का अनुपात है वो कितना निकल के आएगा, 1:2। इसी को हम गुणित अनुपात के नियम के नाम से क्या करते हैं बेटा, जानते हैं। आगे आओ, आगे देखना। आगे को देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ। अगला नियम है तुल्य व्युत्क्रमण अनुपात का नियम। तो इस नियम को जर्मन वैज्ञानिक
रिएक्टर ने सन 1792 ईस्वी में प्रस्तुत करने का कार्य किया, जिसकी पुष्टि स्टास नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस नियम के अनुसार यह माना जाता है जब दो विभिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं। कोई दो तत्व प्रमुख रूप से पाए जाने वाले भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे कार्बन ने प्रमुख रूप से पाए जाने वाले यदि हाइड्रोजन के साथ क्रिया की तो किसका निर्माण करेगा, मीथेन का। कार्बन ने यदि पाए जाने वाली ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो किसका निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। हाइड्रोजन ने यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो किसके निर्माण का कार्य करेगा, पाए जाने वाले प्रमुख रूप से जल के निर्माण का क्या करता है, कार्य करता है। तो जब दो विभिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके मीथेन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल के निर्माण का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। और यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके तो वह उसी अनुपात में एक या सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वो तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब अगर मान लो कि ये कभी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करे तो इनका भी अनुपात वही होगा जो पाए जाने वाले मीथेन और प्रमुख रूप से जल का होगा, वही होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रमुख रूप से किसका होगा, जल का होगा। जैसे उदाहरण दिया, कार्बन से अलग अलग संयोग करके हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है, निर्माण करती है। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना निकल के आता है, 12:4, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना निकल के आता है, 12:32। एक कार्बन ने प्रमुख रूप से दो अलग अलग यौगिकों के निर्माण का क्या किया, कार्य किया, जिनके पाए जाने वाले द्रव्यमान भी कैसे हैं, अलग अलग है कि नहीं। देखो द्रव्यमान अलग अलग है कि नहीं, हाइड्रोजन का द्रव्यमान अलग है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान अलग है, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। तो तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान संयोग करते हैं। देखो अब आगे देखना है इसके बारे में। कार्बन ने हाइड्रोजन का साथ अनुपात बनाया 12:4 और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रमुख रूप से बनाया 12:32। इन दोनों यौगिकों में कार्बन का निश्चित द्रव्यमान 12 संयोग करने वाला है, मतलब इसमें प्रमुख रूप से पाए जाने वाला कार्बन का जो पाया जाने वाला द्रव्यमान है दोनों में कैसा है, समान है नहीं, बिल्कुल समान है। अब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान 4:32 है, अर्थात इनका अनुपात 1:8 होगा। तथा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन जब संयोग करेंगे तो उनके द्रव्यमानों परस्पर अनुपात क्या होगा, 1:8। इसी को हम सरल गुणित अनुपात के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। मतलब कहने का यह है कि इनका जो प्रमुख रूप से इनमें जो पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है, इनमें जो पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वह पाए जाने वाले जल के अनुपात के मान कैसे होगा, बराबर। मतलब कहने का यह है कि इन दोनों यौगिकों का जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाला अनुपात होगा वह प्रमुख रूप से किसके मान के बराबर होगा, इस तीसरे तत्व के तीसरे यौगिक के पाए जाने वाले प्रमुख रूप से तत्वों के अनुपात के मान के कैसे होगा, बराबर। इसी नियम को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले सरल गुणित अनुपात के नियम के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं। ये हमारा प्रमुख रूप से पाए जाने वाला कौन सा नियम हो गया, सॉरी व्युत्क्रम अनुपात का नियम हो गया। तुलना मतलब तुलनात्मक तुलना कर रहे दोनों की, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना किससे कर रहे हैं, जल के साथ करने का कार्य कर रहे हैं। गैल्यूसैक का नियम में आ जाओ, इंपॉर्टेंट नियम सबसे ज्यादा। गैल्यूसैक का गैसीय आयतन नियम, तो यह नियम गैल्यूसैक ने सन 1808 में प्रस्तुत किया। इस नियम का अनुसार यह माना जाता है निश्चित ताप एवं निश्चित दाब पर, शर्त याद रखना कि ताप कैसा होना चाहिए और दाब कैसा होना चाहिए, निश्चित ताप एवं निश्चित दाब पर जब दो गैसें परस्पर संयोग करती हैं तो उनके अभिकारकों के आयतन में सरल अनुपात होता है। यदि उत्पाद भी गैस हो तो उनके आयतन भी अभिकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात होते हैं। मतलब कहने का क्या है कि ये पाए जाने वाले प्रमुख रूप से अभिकारक है, अभिकारक का प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अभिकारक यदि गैस है तो इनका पाया जाने वाला आयतन जो होगा वह उत्पाद के आयतन के प्रमुख रूप से कैसे होगा, बराबर। याद रखना, अगर इसका प्रमुख रूप से एक एक मान लेते हैं यहाँ पे कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो जितना प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अभिकारकों का आयतन होता है उतना ही प्रमुख रूप से पाए जाने वाले उत्पाद का आयतन होता है। इसी नियम को हम प्रमुख रूप से गैल्यूसैक के गैसीय आयतन नियम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उदाहरण दिया, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ क्रिया की, ट्राइजेस्टिल के निर्माण का कार्य किया। तो हाइड्रोजन में प्रमुख रूप से कितना है, 1, क्लोरीन का 1, पाया जाने वाला प्रमुख रूप से एचसीएल का गैसीय अनुपात 2। कैसे पता किया, देखो इसके सामने कुछ लिखा है, नहीं लिखा है तो क्या मान लेंगे, 1। क्लोरीन के सामने कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, क्या मान लेंगे, 1। एचसीएल के सामने कितना लिखा है, 2। तो अनुपात क्या निकल के आएगा, 1:1। तो पाए जाने वाले अभिकारक का अनुपात किसके अनुपात के मान के बराबर है, या किसके पाए जाने वाले किसके सरल अनुपात के मान के बराबर है, पाए जाने वाले एचसीएल के सरल अनुपात के मान के कैसे बराबर है। इसी नियम को हम प्रमुख रूप से गैल्यूसैक के गैसीय आयतन नियम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं।
इन 5 नियमों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद करना है, ताकि हम प्रमुख रूप से इनको अच्छे से समझ सकें। इनमें से 100% एक नियम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, तो इनको हम विशेष तौर पर याद रखना है। इसी आशा के साथ मैं पुनः आपके सामने फिर उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ, नए कार्य के साथ, नए वर्कआउट के साथ। आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।